नमस्कार दोस्तों। लर्न अभी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज। इसमें दोस्तों हम लोग जो घटना चक्र की दृष्टि है उसकी पीडीएफ आपको ये जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये घटना चक्र की पीडीएफ है। उसी को हम आगे इसी में ही पढ़ेंगे और ये वनडे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आप आगे बढ़ सकते हैं और इसके क्वेश्चंस अगर आप इसे पढ़ लेते हैं पूरा तो आपके जो करंट अफेयर्स हैं वनडे एग्जामिनेशंस में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें कहीं ना कहीं इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और जो आपके आर ओ के एग्ज़ाम्स हैं या अभी आपका एनटीपीसी होने हैं या और भी जो वनडे एग्जामिनेशंस है उसमें आपको इसकी हेल्प बहुत मिलेगी। तो दोस्तों मतलब आगे पढ़िएगा, ये हम स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय घटनाओं में सबसे पहले देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। आप ये जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस होता कब है, मनाया कब जाता है? तो दोस्तों जनरली ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत में जो हमारे महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसके उपलक्ष्य में ही 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस बार क्या हुआ है कि ये है जो 18वां प्रवासी दिवस हम लोग मनाएंगे, भारतीय दिवस। और इसका जो समागम रखा गया है वो कहाँ रखा गया है, यही क्वेश्चन है आपका। 18वां प्रवासी दिवस जो मनाया गया है, मनाया जाएगा, वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस समागम। तो दोस्तों ये उड़ीसा के भुवनेश्वर सिटी में किया गया है। इसका आयोजन किया कब से कब तक गया है? तो दोस्तों ये 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच इसका आयोजन किया गया है 2025 में। और इसको दोनों लोग संयोजन करके कौन करेगा? तो दोस्तों जहां हो रहा है यानी कि उड़ीसा सरकार और उसके साथ साथ भारत सरकार, इसका दोनों लोग मिलकर संयोजन यानी संयुक्त प्रयास से इसका आयोजन किया जाएगा। यही आपके तीनों क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चंस बन सकता है कि 18वां भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर और उड़ीसा में। कब आयोजित किया गया? 8 से 10 जनवरी के 10 जनवरी 2021 के मध्य। किसके संयुक्त प्रयास से, यानी इसमें किसके संयुक्त प्रयास से मतलब ये आयोजन किया गया है? तो उड़ीसा सरकार एवं भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से आयोजन किया गया है। विषय दोस्तों इसका बहुत मुख्य है, वो भी ध्यान कर लीजिएगा। दोस्तों विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नॉर्मल है, इसको आप आराम से समझ सकते हैं कि जो आज का भारत है उसको विकसित करने में जो भारत की संकल्पना है, विकसित भारत की संकल्पना, उसमें प्रवासी भारतीयों का जो योगदान है वही एक इसकी थीम दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसको बोला गया है डायस्पोरास पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ठीक है दोस्तों, जनरली आप इसको ध्यान जरूर रखिएगा। थीम पूछ सकता है, कब हुआ है और कहाँ हो रहा है। जनरली ये तीन क्वेश्चंस मेन है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय थल सेना के चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये 24 से 25 अक्टूबर 2024 को किया गया था और ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, भारत की जो राजधानी है। भारतीय थल सेना ने किसके सहयोग से इसका आयोजन किया? तो दोस्तों ये क्लॉज है, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। इनके द्वारा यानी इनके सहयोग से इसका आयोजन किया गया। ये दूसरा आयोजन था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय निर्माण में प्रेरक, ये विषय जरूर ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय निर्माण में प्रेरक, व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। ध्यान से फिर से पढ़िए दोस्तों, राष्ट्र निर्माण में प्रेरक, व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। तो दोस्तों ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग, फ्यूलिंग, ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? लोगो है दोस्तों, ये लोगो, जो लोगो है उसकी बात हो रही है। लोगो में क्या दर्शाया गया है? आप लोगो मत समझिएगा दोस्तों, इसकी ये लोगो है यानी कि जो चिन्ह होता है लोगो किसी चीज का, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें हम पौराणिक समुद्र मंथन से निकलने वाले एक अमृत कलश को इसमें दर्शाया गया है। दोस्तों हम महाकुंभ जानते हैं कि 4 जगह पे कुंभ लगता है। एक अर्धकुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है। अर्धकुंभ क्या है, जो 6 साल में लगता है। महाकुंभ क्या है, जो 12 साल में लगता है। महाकुंभ हमेशा प्रयागराज में लगता है। अर्धकुंभ इन 4 जगहों पे, यानी कि आपका हरिद्वार हो गया,
प्रयागराज हो गया, तीसरा आपका उज्जैन हो गया, चौथा आपका नासिक। इन 4 जगहों पर लग सकता है, ठीक है? कहानी नॉर्मल सी मैं आपको थोड़ा-सा इसका समझा देता हूँ, वैसे आप लोगों को पता होगी कि जो सुर और असुर के बीच में उन दोनों ने वासुकीनाथ और जो पर्वत था पर और आपका जो विष्णु जी थे उन्होंने कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को लेकर और समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में ही आपके कई विशिष्ट चीजें निकली थी, जैसे कि आपका अक्षयवट था और आपकी लक्ष्मी जी भी वहीं से आई थी। तो वहां से अमृत कलश भी निकला गया था, तो ये उसी अमृत कलश की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है, ज्यादा हमें उस पर डिटेल में नहीं जाना है, जनरली मैंने आपको एक छोटी सी घटना बता दी, इसी की वजह से महाकुंभ होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इसको ये ध्यान रखिएगा, पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश का एक लोगो है जो यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इसके बाद लोगों के डिजाइन में शामिल क्या क्या है, तो दोस्तों अक्षय वट है, एक मंदिर है, एक दृष्टा है, एक कलश है और भगवान हनुमान जी की तस्वीर भी है। ये 5 चीजें दिखाई गई हैं, अक्षय वट, मंदिर, एक दृष्टा, कलश और भगवान हनुमान जी की। अब दोस्तों नया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान और वैश्विक अवसरों की प्रगति शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा 2024 का आयोजन किया गया? दोस्तों आयोजन हुआ है 17 से 19 अक्टूबर। कहाँ हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि किसने इस मतलब जो आयोजन है किसके द्वारा किया गया, किसने किया? दोस्तों आपने भी यहाँ पर एक चीज पढ़ी है, ये समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान, तो आयुर्वेद से संबंधित अपने यहाँ एक संस्था है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, AIIA। ये आप यहाँ नीचे देख रहे हो, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा ये किया गया। आयोजन किसने किया है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को, दोस्तों आपने नाम सुना होगा, कि प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र यानी PMDK का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों 14 अक्टूबर 2024 को किया गया है। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जरूर ध्यान रखिए, उत्तराखंड के देहरादून में एलिम्को के प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब तक कितने PMDK स्थापित किए जा चुके हैं, तो दोस्तों 65 PMDK स्थापित किए जा चुके हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी महाराष्ट्र यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के वाशिम में किसका उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों ये बंजारा विरासत संग्रहालय था, जिसका उद्घाटन वहां पर किया गया है 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और जो बंजारा विरासत है वो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बंजारा विरासत बंजारा समुदाय से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको जैसे भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी जी। कहाँ किया गया, महाराष्ट्र में, जिला कहाँ था, वाशिम था। किस चीज का उद्घाटन किया गया, तो बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। बंजारा विरासत किससे संबंधित है, तो दोस्तों बंजारा समुदाय से संबंधित है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपका क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर कहां पर बापू टावर का उद्घाटन किया? तो दोस्तों बिहार के जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, मतलब हैं इस वक्त प्रेजेंट टाइम में, एक तो क्वेश्चन आपको यही बन गया कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार है, नॉर्मल क्वेश्चन है। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर बापू टावर की उद्घाटन किया है, वो किया है दोस्तों पटना में। और इसकी ऊंचाई है 120, यानी 120 फीट की जो बापू टावर की ऊंचाई है उसको पटना में उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। तो दोस्तों ये फ्री टू थिंक
रिपोर्ट है 2024 में पब्लिश की गई थी। उसके द्वारा इन्होंने बताया है कि जो भारत का शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें गिरावट आई है। ठीक। नेक्स्ट है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो दोस्तों, स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट ने इसे पब्लिश किया। दोस्तों, दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चीज ध्यान रखिएगा। जनरली ये पूछ लेता है कि फ्री टू थिंक 2024 की जो रिपोर्ट निकाली गई थी वो किसके द्वारा निकाली गई थी, यानी किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी 24 में। तो दोस्तों, स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, ये इस संस्था के द्वारा निकाली गई थी, इस प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 में 0.6 अंक थी, इससे गिरकर कितनी हो गई है? 0.2 अंक हो गई है। 2023 में 2013 में 0.6 थी, 2023 में गिरकर 0.2 हो गई है। देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए। नेक्स्ट है, शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया? तो शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के द्वारा इनको पूर्ण प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किए गए वीर गाथा 4.0 में विद्यालय स्तर पर आयोजन एवं विजेताओं के आधार पर बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, ये वैशाली नाम का जो जिला था वो शीर्ष स्थान पर रहा है, जिला उस राज्य में। ठीक है। राज्य में शीर्ष पर रहा है, लेकिन अगर आप इसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पे देखोगे तो ये 9वें स्थान पर रहा है। और जो बिहार का दूसरा जिला इस पे रहा था वो है पटना, जो दूसरे स्थान पर रहा है। और राष्ट्रीय स्तर पर वो 11वें स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप ध्यान रख सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 क्या है? तो स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के कारणों एवं उनकी प्रेरक कहानियों से परिचित कराना ही क्या काम कहलाता है? तो वीरता प्रोजेक्ट 4.0 कहलाता है, वीर। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से वर्ष 2024-25 के दौरान वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 लॉन्च करने का निर्णय लिया? तो दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इनके सहयोग से केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने इस चीज का निर्णय लिया है। ठीक। नेक्स्ट है, किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राजमाता या गोमाता का दर्जा दिया है? तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र राज्य है जिसने इस तरीके का कार्य किया है। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण को? दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा, दोनों तरह से बन सकता है। पुणे हवाई अड्डा है जिसके जो पुनर्निर्माण है उसकी घोषणा की है, और इसका नाम भी परिवर्तित किया गया है, जिसका नाम हो गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों, क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है कि जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका परिवर्तित नाम है या परिवर्तित रूप है। तो दोस्तों, वो पुणे हवाई अड्डा ही कहलाएगा, या ये भी पूछ सकता है पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, इस चीज से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दोस्तों, पहले नंबर पे आता है केरल, दूसरे पे आता है तमिलनाडु, तीसरे पे आता है जम्मू कश्मीर, चौथे पे गुजरात। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि छठवें राज्य खाद्य अथवा खाद्य सुरक्षा सूचकांक का में पहला कौन है? तो पहला दोस्तों केरल है, या हो सकता है कि दूसरा पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि चारों कौन है। दोस्तों, आप उसमें नॉर्मल बता सकते हो, पहला आपका केरल है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर और चौथा गुजरात। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्निर्माण पुनर्नामकरण सॉरी पुनर्नामकरण करने की निर्णय लिया है? दोस्तों, 13 सितंबर 2024 को यह निर्णय लिया गया है और इसका नाम बदलकर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का जो आपका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदला जाएगा और उसका नाम बदल कर किया जाएगा श्री विजयपुरम। ठीक है।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा जाएगा। ये लिखा भी है दोस्तों यहाँ, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन यानी बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों 11 सितंबर 2024 को ये नई दिल्ली यानी राजधानी में आयोजित किया गया था, बौद्ध मीडिया सम्मेलन। ठीक है। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये जगदीप धनखड़ हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति। एक तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़, ये ध्यान रखिएगा। सैनिक स्कूल का कहाँ पर उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों ये गोरखपुर में उद्घाटन किया है, ये दे रखा है, गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जल भागीदारी जन भागीदारी यानी जल को संचय करने की जन भागीदारी की पहल की शुरुआत की? दोस्तों ये 6 सितंबर 2024 को की गई है, सूरत, गुजरात के सूरत से। और इसका जो अभियान है वो क्या है? जल शक्ति अभियान है, कैच द रेन। ठीक है, जल शक्ति अभियान या कैच द रेन, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर क्योंकि एक करंट अफेयर्स में ये चीज बताई गई है तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? दोस्तों ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के लातूर जिला में कहीं उदगीर है, वहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा काम किया गया है। राष्ट्रपति का नाम भी पूछ सकते हैं, तो राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। और कहाँ किया गया है विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन? दोस्तों महाराष्ट्र के लातूर जिला के उदगीर में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज आप इसको ऐसे याद रखो, हमारी जो सांस्कृतिक राजधानी है वो है वाराणसी। तो वाराणसी के ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी गई है। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। बस ये ध्यान रखिए नाम कैसे याद करना है, सिटी तो आप याद कर ही लोगे। अगर नॉर्मल सिटी पूछता है तो वाराणसी, जो हमारी सांस्कृतिक क्योंकि वैदिक नाम आ रहा है यहाँ से, तो वैदिक हमारी सांस्कृतिक कौन सी है? वाराणसी, उसको सीधे याद करेंगे। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में ये मंजूरी दी गई है। अब अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? अब ये संग्रहालय किसको समर्पित होगा? तो दोस्तों भारतीय ज्योतिष को, खगोल विज्ञान को और वैदिक साहित्य को, इन तीन चीजों को ये समर्पित किया जाएगा। यानी हमारी जो ज्योतिष है, विज्ञान, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नमन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि थल सेना से रिलेटेड है। शुरुआत किसने की? भारतीय थल सेना ने। ठीक है दोस्तों। नमन प्रोजेक्ट किसका है? भारतीय थल सेना। इसके तहत किया क्या गया है? दोस्तों जो रक्षा पेंशन भोगी है भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को उनकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायता सेवाएं, ये भारतीय थल सेना की एक अ, शुरुआत है, प्रोजेक्ट है, जिसके तहत वो जो रक्षा पेंशन भोगी हैं, पूर्व सैनिक हैं, जो परिवारजन है, उनको सहायता और सेवाएं प्रदान की जाए। ठीक है दोस्तों, अच्छा कदम है। प्रोजेक्ट नंबर किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? दोस्तों स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली कार्यरत करता है, कार्यान्वयन करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। स्पर्श का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, स्पर्श का क्या फुल फॉर्म है? तो सिस्टम और पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ठीक है, डिजिटल पेंशन प्रणाली। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित, फिर से, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति है, उसको
2024 में मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये राजेश वर्मा है, जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष चुना गया। ये दोस्तों आर ओ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो राजेश वर्मा है दोस्तों। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों ये नालंदा, राजगीर। ठीक है, नालंदा के राजगीर है, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन राजगीर, नालंदा में किया गया। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों की गठन की घोषणा की है? दोस्तों 5 जिले हैं जिनकी घोषणा की गई है। नाम भी जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लद्दाख में जिन 5 नामों की घोषणा की गई है, जिन नामों की घोषणा की गई है, उनमें से कौन सा नाम यहाँ पर नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 नाम हैं जो लद्दाख में 5 जिले बनाए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU द्वारा किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? दोस्तों ये नेपाल अकादमी के द्वारा कार्य किया गया है। इसमें जो BHU है और नेपाली भाषा है, उसका सांस्कृतिक अध्ययन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये शहरी आवास योजना ऐसे भी बोल सकते हो आप, याद रखने की जनरली नाम इसका यही रहेगा, PMAY यानी प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY शहरी योजना है, U 2.0। 9 अगस्त 2024 को इसकी मंजूरी दी गई है PM मोदी की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शुरू कब की गई थी? जून 2015 में। तो ये क्वेश्चन जो है इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है और डेट वाइज भी ही आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों जून 2015 में इसको शुरू किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? दोस्तों इसका क्वेश्चन ध्यान रखिए, पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है, एक क्वेश्चन हुआ ये। और किसका उद्घाटन किया? तो दोस्तों डिजिटल शक्ति केंद्र है जिसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके द्वारा रेखा शर्मा जी द्वारा। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के जो बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। तो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा, जो अननोन पर्सन्स हैं उनके खिलाफ थोड़ी जागरूकता लाना। ठीक है। नेक्स्ट है, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये नागालैंड है, जो आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य नागालैंड। ये नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? तो दोस्तों जो नए आपराधिक कानून के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक तो ई साक्ष्य है, ये पहला ऐप है। न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, ये 4 ऐप हैं जो आप जो देश में जो 3 नए आपराधिक कानून हैं उनको सुचारू कार्यान्वयन करने के लिए बनाए गए। तो पहला है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि इसमें से कौन से वो ऐप है या
हो सकता है तीन नाम दे दे, उनमें से एक गलत हो और आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा वो कौन कौन से वो ऐप हैं, या ऐसा कौन सा ऐप नहीं है जो तीन नए आपराधिक कानून के सुचारू कार्यान्वयन की सुनिश्चित करने में असमर्थ है। तो दोस्तों हो सकता है कि तीन नाम इनमें से दे दे, ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति, और बाकी कोई एक चौथा कुछ और दे दे। तो आपको ध्यान होना चाहिए ये चार ही है। ठीक है, यानी ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समझ। ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? दोस्तों ये गोरखपुर सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जो कि 519 किलोमीटर लंबा है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे तीन राज्यों से होकर जाएगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आपको पता ही है, ये दो तो रहेंगे ही, तीसरा बीच में बिहार पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन तीनों से होकर ये गुजरेगा। भारत की पहली भू-तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया था? दोस्तों पुगा घाटी है, जो लद्दाख में है। ये भारत की भू-तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण है। पुगा घाटी ध्यान रखिएगा, लद्दाख की पुगा घाटी। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? दोस्तों 13वां स्थान दिया गया। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में 13वां स्थान है। पहला स्थान है रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग ऐसी जगह है जहां पर भूस्खलन सबसे ज्यादा होता है, सर्व मतलब पहले नंबर पे। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, ये जो सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं, 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया था, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। और इसका विषय क्या था? अमृत काल में, अमृत काल चूंकि अभी चल रहा है, राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ठीक है, अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रख गया है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी कई उसमें पूछा भी जा सकता है। आपसे नॉर्मल ये पूछ लेगा, दरबार हॉल जो कि राष्ट्रपति भवन में था, का नाम बदलकर क्या किया गया है? दरबार हॉल का नाम हो गया है गणतंत्र मंडप। ठीक है, क्योंकि दरबार में जनरली आपके लोग आते थे, इससे उसका नाम हो गया गणतंत्र। और अशोक हॉल का नाम हो गया अशोक मंडप। तो इस तरह से अगर क्रमशः आप देखोगे तो दरबार हॉल हो गया गणतंत्र मंडप, अशोक हॉल हो गया अशोक मंडप। ठीक है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये मिजोरम के आइजोल में किया गया। ठीक है, मिजोरम के आइजोल में 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, शिकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये लद्दाख में शिकुनला है, जिस जहाँ पर सुरंग बनाई जा रही है। ठीक है, यह सुरंग कितने फीट की ऊंचाई पर है? दोस्तों लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर। इस सुरंग की लंबाई होगी 4.1 किलोमीटर। निर्माण का पूरा होने में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन है? शिकुनला। तो जब अगर ये निर्माण कार्य पूरा होता है, तो हम दुनिया, ये जो सुरंग होगी ये दुनिया में सबसे ऊंची, ठीक है, तो ध्यान रखिए सबसे ऊंची सुरंग होगी। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो दोस्तों मित्र वन की घोषणा की है। यूपी सरकार के द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की घोषणा की गई। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, तो यह है हिमाचल प्रदेश शिमला में। भारत का चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा इसका विकास किया गया है, जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित है। तो दोस्तों ये प्रेरणा स्थल बनाया गया है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा
इसका विकास किया गया है, जहाँ प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। तो दोस्तों, ये प्रेरणा स्थल बनाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? तो दोस्तों 18 जून 2024 को डाकघर अधिनियम 2023 को लागू किया। दोस्तों ध्यान रखिए 2023 है, ठीक है। जनरली जो भी नियम बन रहे हैं 2023 में बने हैं, जैसे आपने ध्यान होगा आईपीसी सीआरपीसी अब बदल कर बीएनएस और बीएनएसएस में कन्वर्ट हो गई है, तो वो भी 2023 की है, लेकिन लागू वो 1 जुलाई से हुई है 2024 में, ठीक। ये एक नया क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इस विद्यालय का नया नाम होगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। किसका नाम बदला गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का नाम बदलकर हो गया है गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो दोस्तों भर्तृहरि मेहताब थे, जिनको 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि प्रोटेम स्पीकर जनरली पूछ लेते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है, किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की? तो दोस्तों ये लद्दाख है, जिसके द्वारा ऐसा किया गया है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो लद्दाख है उसने पूर्ण सकारात्मक साक्षरता हासिल की है। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाए? तो दोस्तों कुंभी गांव लखीमपुर खीरी है, यहाँ पर ऐसा किया गया है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क निर्मित किया जाएगा। कहाँ पर? कुंभी गांव लखीमपुर खीरी। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया? दोस्तों राजस्थान के पाली में से बनाया गया है। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए थे? दोस्तों वाइकोम सत्याग्रह था, जिसके 2024 में 100 वर्ष पूरे हो गए। ये देख सकते हैं आप लोग इसे, बरे, बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना 730 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? दोस्तों ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में 630 मेगावाट की आधारशिला रखी गई है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की करने की घोषणा है? तो दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर में इसकी घोषणा की गई है, तो लगाने की। ये ध्यान रखिएगा, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री है, ठीक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाएगी। किस राज्य पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया? दोस्तों ये अपने यहाँ उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, त्रिनेत्र 2.0। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों ये 6 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन हुआ है कोलकाता में। ठीक है। जो हुगली नदी है, ये उसके नीचे दोनों मुआयनों पे चलती है, और ये पहली भारत की पहली ऐसी है जो पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश बना है, जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहित देने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया गया है? दोस्तों अदिति योजना है, जिसका शुभारंभ करते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक है दोस्तों, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों ये बिहार में बनाया गया है। तो पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान है वो बिहार में किया गया है। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति
2024 को मंजूरी दी है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश है, इसके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन नीति की मंजूरी दी गई। तो दोस्तों जितने भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, अगर आप लोग आर ओ का क्वेश्चन या इस टाइप के जो उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन आप दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं या देने वाले हैं, वहाँ ये ज़रूर ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी करंट अफेयर्स मत छोड़िए, क्योंकि आने की प्रबल संभावना रहती है इनकी। तो पूछ सकता है नॉर्मली किस राज्य के सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति का 2024 को मंजूरी दी। दोस्तों उत्तर प्रदेश है नॉर्मली। नेक्स्ट है 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये मुंबई में आयोजित किया गया 18वां डिजिटल शिखर सम्मेलन। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया। तो दोस्तों रायबरेली में एम्स का उद्घाटन किया गया है। और कब किया गया है? 25 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट है विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई। दोस्तों ये काम हुआ है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। यहाँ पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी लगाई गई। ये विश्व की पहली वैदिक घड़ी है। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है। ये है गुजरात में, जो कि 25 फरवरी 2024 को किया गया है। और उद्घाटन किसके द्वारा हुआ है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नवें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन तो जरूर एक बार ध्यान कर लीजिएगा। जैसे विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है तो ये उज्जैन में है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट्स हैं कुछ जो आपको दिखाए हैं। इसी तरीके से देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल बोला गया है, जो कि सुदर्शन सेतु नाम बोला गया, नाम भी पूछ सकता है। गुजरात में सबसे लंबे केबल आधारित पुल का नाम क्या है, या पूछ सकता है किसके द्वारा किया गया है, या पूछ सकता है कहाँ किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, गुजरात में किया गया है, सुदर्शन सेतु नाम है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। खासियत क्या है? लंबे केबल आधारित पुल है, ये देश का पहला ऐसा पुल है। नेक्स्ट है नवे रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या था। दोस्तों चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण, ये इसका विषय था। नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है। दोस्तों इसको बोलते हैं अपार, यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, ये शिक्षा मंत्रालय इसको ऐसे पूछ सकते हैं दोस्तों, ये अपार किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पूछा गया, चालू किया गया, या ऐसे पूछ सकते हैं कि अपार का फुल फॉर्म क्या है, उसमें नीचे दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट एंड रजिस्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट है देश के पहले कौशल भारत केंद्र यानी स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों ये उड़ीसा के संबलपुर में किया गया। ठीक है, उड़ीसा के संबलपुर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है स्टेम यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये स्वाति स्वाति पोर्टल है। उसमें स्टेम यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा, ये सभी महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों अजय माणिक राव खानविलकर हैं, जिन्हें लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया। दोस्तों श्री कालकी धाम मंदिर है, जो उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। मंदिर कहाँ है? ये संभल जिले में स्थित है। और किसे असम का राज्य फल घोषित किया गया, यानी स्टेट फूड, यानी काजी नींबू है, यानी काजी नींबू जो सिट्रस लेमन है, ठीक है, उसे असम का राज्य फल घोषित किया गया। नेक्स्ट है 25वें गणतंत्र दिवस के दो विषय क्या थे। तो दोस्तों एक था विकसित भारत, दूसरा था भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय थे।
75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रों। ये ध्यान रख सकते हो कि 26 जनवरी 2025 को आपकी फिर परेड होगी। पिछले 75वें गणतंत्र दिवस के बारे में पूछा जा सकता है, तो इस कौन थे? इमैनुअल। 76वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किसे गया था? तो दोस्तों उड़ीसा को गया था। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण की थीम पर थी। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022। स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2000 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? तो दोस्तों सबसे पहले है गुजरात, फिर कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु। गुजरात नंबर 1 पे है। जो राज्य स्टार्टअप रैंकिंग है, 1 करोड़ से अधिक कैटेगरी की जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, उसमें गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता जिन्हें घोषित किया गया है वो हैं, तो सबसे पहले है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है असम, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है उत्तर प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश है, फिर असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? 10 से 12 जनवरी 2024। ठीक है। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? दोस्तों ये 10वां संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में, और आप पढ़ें, और ये अगर सिलेक्शन हो ये हमारा यही हमारी कामना है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।